पूरे युद्ध के दौरान पहली बार एक रूसी मिसाइल ने यूक्रेन में स्थित एक अमेरिकी कंपनी के कारखाने को नष्ट कर दिया। ये घटना 26 जुलाई को कीव में हुई थी। लेकिन हमें इसके बारे में अब पता चला जब ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने इस बारे में लिखा। और कुछ दिन बीतने के बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक कहा कि उन्होंने अब तक ये तय नहीं किया है कि यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम के लिए मिसाइल बनाने की लाइसेंस दी जाए या नहीं। और इससे सवाल उठता है, क्या व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी फैक्ट्री पर कीव में हमला करके डोनाल्ड ट्रंप को डराने में कामयाब हो गए हैं? इसी दौरान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस ने लगभग एक साल बाद पहली बार उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेनियों पर हमला किया है और दुर्भाग्य से एक पूरा परिवार मारा गया। वहीं खुद रूस में इस बीच गोदाम और फैक्ट्रियां जलती जा रही हैं। खासतौर पर इस बार यूक्रेन की रक्षा बलों ने फिर से ऑयल रिफाइनरी और वाइल्ड बेरीज के गोदामों पर हमला किया। लेकिन इसके साथ ही ऐसे संकेत भी मिले हैं कि यूक्रेन की रक्षा बल ओजोन तक भी पहुंच रहे हैं। वहीं मॉस्को क्षेत्र के अधिकारी इस बीच पहले से ही युद्ध की स्थिति और लामबंदी के लिए सार्वजनिक उपयोगिता ढांचा तैयार कर रहे हैं। कुल मिलाकर आइए इस एपिसोड में हम सभी ताजा घटनाओं को क्रमवार तरीके से समझते हैं। मेरा नाम अलेक्सई पेची है। सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपकी हर सदस्यता के लिए आभारी रहूंगा। तो मैं अमेरिकी फैक्ट्री पर रूसी हमले से शुरू करता हूं। गार्डियन के अनुसार 26 जुलाई को रूसी बैलिस्टिक मिसाइल ने टर्मिनल ऑटोनॉमी कंपनी की उत्पादन इमारत को नष्ट कर दिया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकृत है। ये कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मार्गदर्शन प्रणाली वाले अटैक ड्रोन बनाती है, जो रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के प्रतिरोधी हैं। प्रकाशन के अनुसार इस कंपनी में हर महीने अलग अलग प्रकार के 1000 तक ड्रोन बनाए जाते हैं, जिसमें AQ-400 स्काइट, AQ-100 बेयोनेट जैसे अटैक ड्रोन और RQ-100 स्काउट जैसे टोही ड्रोन शामिल हैं। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार वो AI आधारित लॉइटरिंग म्यूनिशन और उच्च सटीकता वाले गोला बारूद बनाती है, जो पहले से ही मोर्चे पर दुश्मन के ठिकानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। गार्डियन इसे पहला ज्ञात मामला बताता है। ये पूरे समय में पहली बार है जब पूर्ण पैमाने पर युद्ध के दौरान रूसी हमले ने किसी अमेरिकी कंपनी की संपत्ति को नष्ट किया है। और ये बात खास है, रूसी रक्षा मंत्रालय की 26 जुलाई की अपनी रिपोर्ट में भी हमले का जिक्र था। उद्धरण: ड्रोन के असेंबली और भंडारण स्थल पर कीव के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। बस उस समय कंपनी का नाम नहीं बताया गया था, यानी रूसियों ने खुद ही ऐसी सुविधा पर हमले की पुष्टि की थी। गार्डियन पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी खुफिया अधिकारी एंथनी विंची के शब्दों को उद्धृत करता है और वो आगे कहते हैं, रूसियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्पादन स्थल किसका है, वो फिर भी एक लक्ष्य ही रहता है। और यहीं पर गार्डियन एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करता है, यह हमला तब अहम हो सकता है जब अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल समेत अमेरिकी हथियार बनाने की अनुमति देने की सोच रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि यह उत्पादन यूक्रेन में होता है तो रूस उस पर भी हमला कर सकता है। यह स्पष्ट है कि क्रेमलिन ने वॉशिंगटन को ठीक यही संदेश भेजने की कोशिश की है, यानी अगर पैट्रियट मिसाइलों का कारखाना यूक्रेन में बनता है तो वे उस पर हमला करेंगे। दूसरी ओर ये एक तरह से ये भी जांच थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे कि रूसी पहले ही अमेरिकी संपत्ति पर हमला कर रहे हैं, यानी क्या वह अमेरिकियों के संप्रभु हितों की रक्षा करेंगे या नहीं। यहीं पर दुर्भाग्य से डोनाल्ड ट्रंप ने शायद पीछे हटने का फैसला किया। देखिए यह आज की दूसरी घटना से कैसे जुड़ता है। जुलाई में अंकारा में हुए नाटो शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम के लिए मिसाइलें खुद बनाने का अधिकार देने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने बाद में इन सिस्टमों के लिए गोला बारूद की नई सहायता की घोषणा की थी। इस हफ्ते वॉशिंगटन में यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल की यात्रा के दौरान ज़ेलेंस्की और ट्रंप ने फिर पैट्रियट मिसाइलों के लाइसेंस ट्रांसफर पर चर्चा की।
जेलेंस्की ने इशारा किया कि दोनों पक्षों में प्रगति हुई है और मामला लगभग सुलझ गया है। मैं साफ कर दूं कि बोइंग ने इन मिसाइलों की स्वचालित मार्गदर्शन तकनीक ट्रांसफर करने से इनकार किया था, ऐसी अफवाहें थीं। लेकिन यहां यह याद रखना चाहिए कि बोइंग कंपनी ने यह लाइसेंस ना तो जापान को दिया था और ना ही जर्मनी को, जिनके पास मिसाइल निर्माण का लाइसेंस है। यानी एक बार फिर अमेरिका ने जर्मनी और जापान को मिसाइल असेंबल व प्रोड्यूस करने की इजाजत दी थी, लेकिन बोइंग ने साफ साफ कहा था कि वो मिसाइलों की गाइडेंस सिस्टम के निर्माण का लाइसेंस कभी भी किसी को नहीं देगा। यहां तक कि जापान, जिसने मिसाइल असेंबली शुरू की थी, उसे भी बोइंग से ही लेना पड़ा। गाइडेंस सिस्टम मिलती है और वो उसे अपनी बनाई हुई मिसाइल में बस जोड़ देता है। मतलब बोइंग न सिर्फ यूक्रेन को लाइसेंस नहीं देना चाहता, बल्कि वो किसी को भी ये लाइसेंस नहीं देता। और अब कुछ ही दिनों बाद आज रूसियों द्वारा कीव में अमेरिकी फैक्ट्री पर सीधे हमले के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में ये कहा, यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल उत्पादन लाइसेंस देने पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। वे अब भी कह रहे हैं कि लाइसेंस देना है या नहीं ये तय नहीं हुआ है। आगे उनका बयान है, आप जानते हैं ये बहुत ही असामान्य हथियार है और हमें ये तय करने में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हम किसे लाइसेंस देते हैं। असल में हम उपकरण को लाइसेंस नहीं करते, हम इसकी समीक्षा करते हैं। और फिर आगे जो कहा गया, उसने स्थिति को फिर से पलट दिया, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि उनका प्राथमिकता अब हथियारों के उत्पादन का विस्तार नहीं है, बल्कि खुद युद्ध को समाप्त करना है। अब ध्यान से सुनिए उद्धरण, हम चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म हो जाए। मैं मिसाइलें नहीं मांग रहा हूं। आप मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये तो वाकई बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं याद दिला दूं, पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली आक्रामक नहीं बल्कि रक्षात्मक है। ये तथ्य कि यूक्रेन के पास मान लीजिए कई सौ अपनी खुद की पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, इससे नहीं कह सकते कि युद्ध जारी रहेगा। नहीं, ये मिसाइलें गोदाम में रह सकती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। युद्ध कभी भी खत्म हो सकता है। ये आक्रामक हथियार नहीं है और रूस के लिए कोई खतरा नहीं है। असल में ये आत्मरक्षा का हथियार है। अगर ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं तो तानाशाह पुतिन पर दबाव डालें और युद्ध रोकें। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, यूक्रेन के पास पैट्रियट मिसाइलें रहेंगी, इनका युद्ध के जारी रहने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी कंपनी टर्मिनल ऑटोनॉमी पर हमले और ट्रंप के पैट्रियट को लेकर हिचकिचाहट के बीच कोई सीधी कड़ी जाहिर है कोई भी आधिकारिक तौर पर नहीं जोड़ता। इन दोनों घटनाओं को कोई आधिकारिक रूप से नहीं जोड़ता, लेकिन तर्क स्वतः सामने आता है। अगर ड्रोन फैक्ट्री पहले ही निशाना बन चुकी है, चाहे वो अमेरिकी ही क्यों ना हो, तो वॉशिंगटन के पास यूक्रेन की जमीन पर और भी संवेदनशील उत्पादन लगाने के फैसले में जल्दी न करने का एक और कारण आ जाता है। ऐसा लगता है पुतिन का ट्रंप को भेजा संकेत काम कर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति तुरंत पीछे हटने लगे। दुर्भाग्य से हमें ऐसे राष्ट्रपति से ही निपटना है, जिसके बारे में मैं फिर से कहूंगा, कोई भी सीधे तौर पर इसे नहीं जोड़ता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने डर के तुरंत ही कह दिया, अरे नहीं नहीं दोस्तों, कौन सा लाइसेंस, हमने तो अभी कुछ भी तय नहीं किया है। रूस यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले के लिए हथियारों की सूची बढ़ाने में नहीं हिचक रहा है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि 30 जुलाई की रात निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के रादुश्ने गांव क्रिवी री के पास हमले के दौरान यह हुआ। रूस ने लगभग एक साल में पहली बार उत्तर कोरिया में बनी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, मॉस्को के गुंडों ने उत्तर कोरिया के तानाशाह शासन से यूरोप में मिसाइलों और उत्तर कोरियाई टुकड़ी के लिए गठबंधन किया है, हमारी सीमाओं पर और हमारे यूक्रेनी बच्चों की हत्या के लिए। मैं याद दिला दूं, उस समय 30 जुलाई की रात को एक निजी आवासीय घर पर हमले में पूरा परिवार मारा गया था। ये 6 लोग थे, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे, 1 साल की बच्ची और 13 और 17 साल के लड़के। और जैसा कि पता चला है, यूक्रेनी रडारों ने ऐसे निशान दर्ज किए हैं जो कि KN-23 या KN-24 मिसाइलों के उपयोग के लिए विशिष्ट है। ये उत्तर कोरियाई मिसाइलें हैं और ऐसे हथियार के इस्तेमाल की आखिरी पुष्टि लगभग 1 साल पहले दर्ज किया गया था। यानी रूस ने एक बार फिर से उत्तर कोरियाई मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया है।
स्थिति डरावनी है। मैं वोल्गोग्राद के ऊपर लेट गया। सुबह के 5 बजे 4:30 बजे वोल्गा शांत है। वोल्गोग्राद चल रहा है जल्दी में। जब सब जिंदा थे साथी। मैंने अभी बस पीछे मुड़ के देखा। मैं छत पर खड़ी हूँ, देख रही हूँ। वहाँ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं। तुम इसका प्रतिनिधित्व कर सकते हो। ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है। स्वीकार करना, धुआं भी काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अभी यहाँ से ठीक है। अच्छा, और फिर इसे कोने पर रखेंगे या फिर यही रख देंगे। अब बात करते हैं कि रूस के अंदर क्या हो रहा था इन सब के साथ साथ। यूक्रेन ने लॉजिस्टिक्स और तेल रिफाइनरी पर हमलों की श्रृंखला जारी रखी। बीती रात वोल्गोग्राद में ड्रोनों ने वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर हमला किया और साथ ही लुकोइल वोल्गोग्राद नेफ्तेप्रेराबोत्का तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। तातारस्तान में भी हमला वाइल्ड बेरीज के जेलेनोडोलिस्क स्थित लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स पर हुआ और निजने काम्स्क में स्थानीय निवासियों की रिपोर्ट के अनुसार 30 से अधिक धमाके हुए और स्थानीय तेल रिफाइनरी के ऊपर आग की लपटें उठीं। कुल मिलाकर वहां बहुत जबरदस्त आग लगी है। असल में ये उसी अभियान की अगली कड़ी है जो 18 जुलाई से चल रहा है। इस दौरान पूरे रूस में वाइल्ड बेरीज के 10 से ज्यादा गोदामों पर हमला हो चुका है। आज तक वाइल्ड बेरीज के 10 से ज्यादा गोदाम जल चुके हैं और ये हमले जारी रहेंगे। अब मैं आगे एक्सेलेनोव का एक वीडियो साझा करना चाहता हूं जिसमें 30 जुलाई तक वाइल्ड बेरीज के कितने और कहां-कहां गोदाम जले हैं और इस पर रूसियों ने कैसी प्रतिक्रिया दी। और फिर इस छोटे से वीडियो के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। आज रूस में और क्या-क्या जला है। यही हालात है। यहाँ गर्मी है। यहाँ तो सच में गर्मी है। रुको, ये तो पूरी तबाही है। सभी गाड़ियों का तो बुरा हाल है। वीएमबी का तो बुरा हाल है। सब बर्बाद हो गया। तेरी वाली चाहती है भाई। बस बुरी हालत है भाई। ये तो बहुत बुरा है। हम तुम्हारे साथ हैं। वो वहाँ खड़ी है। बहुत बढ़िया। मेरी प्यारी गाड़ी साला। हम शूटिंग कर रहे हैं, अब निकल रहे हैं। अंदर गोदाम जल रहा है साला। ये वीबी क्रास्नोदार के गोदाम में हो रहा है। सब कुछ जल रहा है। यहाँ की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यही बात है। नवीनका में वाइल्ड बेरीज का गोदाम जल रहा है। एक बात है, माल जल गया, उसे फिर से बनाना है, खरीदना है। सबसे जरूरी बात यह है कि वहाँ कोई हताहत न हो। सबटाइटल्स तैयार किए सिमोन ने। सबटाइटल्स तैयार किए।
सबटाइटल्स तैयार किए सिमोन ने। डिलीवरी आ गई है, अब हम भेज नहीं रहे हैं। मैंने टेक्निकल सपोर्ट को लिखा। टेक्निकल सपोर्ट ने कहा माल भेजना होगा वरना जुर्माना लगेगा। मुझे इसे कहाँ भेजना चाहिए? क्या सीधे राख में फेंक दूं? राख में? समझ गया। सबटाइटल्स अभी ध्यान से मैं सिखा रहा हूँ, रवाना करो। एक तरफ का जाम्बिस्ता कुछ कुछ रसालिना ऐसे की ही आवाज जैसा है। खूबसूरत लगेगी। उसी दिन 31 जुलाई को व्लादिवोस्तोक में रूस के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर डीएनएस का गोदाम जल गया और अब कंपनी के सहमालिक दिमित्री अलेक्सेयेव ने लिखा कि नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने खुद ही यह स्पष्ट किया कि बाहरी हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम लगती है। यानी ऐसा लगता है कि यह एक सामान्य आग थी जिसका हवाई हमलों से कोई संबंध नहीं है, या शायद हो भी सकता है। जानते हैं, बात यह नहीं है, असली बात यह है कि रूस में गोदाम लगातार जलते जा रहे हैं। मैं आग के केंद्र से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर हूँ। यहीं मैं आग के केंद्र से कुछ मीटर दूर हूँ। यहाँ छत और दीवार गिर चुकी है। डीएनएस का गोदाम जल रहा है। हम डीएनएस के गोदाम में लगी आग पर काम करना जारी रखे हुए हैं और मेरे पीछे साफ दिख रहा है कि इमारत के अंदर आग भड़क रही है। इस बीच उपकरणों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है और 40 से अधिक लोग आग बुझाने में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ सांस लेना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। देखिए कैसी धुंध छाई हुई है। वैसे आज ही वो फुटेज सामने आई है जिसमें यूक्रेनी ड्रोन थोड़ा सा चूक गया और ओजोन के गोदाम के पास हमला किया। इससे पता चलता है कि वाइल्डबेरीज के बाद अब हमले ओजोन के गोदामों पर भी हो रहे हैं और वहां से यांडेक्स मार्केट भी ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। आगे भी जारी रहेगा। ध्यान दे, फोकस करो। साला हरामी कमीना। और आज की सबसे अहम खबर, मॉस्को क्षेत्र के अधिकारियों ने मार्शल लॉ और लामबंदी की स्थिति के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाएं तैयार करना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर में फिट बैठता है जिसे पिछले कुछ हफ्तों में रूसी विपक्षी प्रकाशनों वर्स्तका और वाजनीय स्टोरी द्वारा दर्ज किया गया है। कई सूत्रों का कहना है कि संघीय और क्षेत्रीय सरकारी निकायों में रूस में मार्शल लॉ या उसके कुछ तत्वों को लागू किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सितंबर में हुए राज्य ड्यूमा चुनावों के तुरंत बाद उनकी जानकारी के अनुसार मार्शल लॉ के अलावा एक नई लामबंदी भी संभव है जिसकी अफवाहें कई महीनों से चल रही हैं। साथ ही विदेशी मुद्रा कानूनों को सख्त करना और कुछ श्रेणियों के नागरिकों के लिए विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। अब अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर भी रोजगार्दिया के कार्यों के विस्तार वाले संशोधनों की ओर इशारा करता है। अब इनमें यह भी शामिल है, सीधे तौर पर इसमें उन खतरों से सुरक्षा की तैयारी शामिल है जो उद्धरण के अनुसार लामबंदी, मार्शल लॉ या युद्धकाल के दौरान उत्पन्न होते हैं। नतीजा जो इन सब बातों से निकलता है, 1. अमेरिका द्वारा यूक्रेन की वायु रक्षा को तकनीक के जरिए मजबूत करने की दिखाई जा रही तत्परता इस बात के प्रत्यक्ष सबूत के साथ साथ मौजूद है। यूक्रेन की उत्पादन इकाइयां पूंजी के स्रोत की परवाह किए बिना असुरक्षित है, जिससे वॉशिंगटन के लिए पैट्रियट पर फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। 2. उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल दर्शाता है कि रूस सिर्फ प्योंगयांग से गोला बारूद और जनशक्ति नहीं ले रहा, बल्कि युद्ध की स्थिति में वो यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर सीधे उत्तर कोरिया की मिसाइलें चला रहा है। तीसरी बात, जबकि यूक्रेन रूसी लॉजिस्टिक्स व तेल रिफाइनरी पर हमले कर रहा है, रूस देश के अंदर डी एस्केलेशन के बजाय उसके उलट की तैयारी कर रहा है, मार्शल लॉ और नई लामबंदी के लिए, जो ये दर्शाता है कि क्रेमलिन लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, न कि जल्दी बातचीत की।
यहां विराम देता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। यही सब है। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।